नमस्ते मास्टर्स। हम लोग ध्यान से शुरुआत करेंगे। थोड़ी देर हम ध्यान करेंगे। ध्यान क्यों करना है? कोई भी कार्यक्रम, किसी भी तरह की पढ़ाई, अध्ययन, ज्ञान लेना या ऐसा कोई भी काम जहाँ पे कि आपको एकाग्रता की आवश्यकता हो, वहां पे जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान का अर्थ मन को खाली छोड़ देना, जो चलता है उसे चल जाने देना, और किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करना, कहीं पर भी अपने आप को बिजी नहीं करना। जब हम ऐसा करते हैं, दुनिया पूरी चलती है परंतु हम रुक जाते हैं। सारे जगत में कौतूहल है, सारे जगत में क्रियाएं हो रही हैं, हम अक्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, अपने आप को रोक देते हैं। तब धीरे धीरे हमारा मन खाली होने लगता है। जब मन खाली होता है तो हमारी पात्रता बढ़ जाती है, हमारा पात्र खाली रहता है, और खाली पात्र में ज्ञान को भरना काफी आसान होता है। हम लोग ध्यान करेंगे थोड़ी देर। आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। शरीर को रिलैक्स करेंगे। शरीर को रिलैक्स करने के लिए सबसे पहले पैरों से शुरू करके सिर तक आएंगे। हर बार जब किसी अंग को रिलैक्स करें, हिलाएं, तो हमें एक्सहेल करना है, सांस बाहर निकालनी है, और तीव्र सांस बाहर निकालनी है। और हर बाहरी सांस के साथ हमें अपने आप को बताना है कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ, मैं शांत हो रहा हूँ। शरीर का वह अंग शांत हो रहा है। आंखें बंद। सबसे पहले हम पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएंगे, और हर बार हिलाते हुए डीप एक्सहेलेशन के साथ अपने आप को ऑटो प्रोग्राम करेंगे, ऑटो सजेशन देंगे कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, हो रही हूँ। तनाव बाहर निकलता है, मैं आराम में जाती हूँ। एड़ी को एक बार गोल घुमा लें, आगे पीछे घुमा लें, और बताएं कि एड़ी में रखा हुआ तनाव, रुका हुआ तनाव, थकान बाहर निकल रही है और मेरे शरीर से बाहर जाती है। काफ मसल्स को, पिंडलियों को कसें और ढीला छोड़ दें। कसें और ढीला छोड़ दें। जब भी ढीला छोड़ें, एक्सहेल करके बताएं कि पैर आराम को प्राप्त हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। पैर में रुका हुआ कोई भी तनाव दूर जा रहा है, बाहर जा रहा है। थाइस को थाइस को खींचें और छोड़ दें। खींचें और छोड़ दें। खींचें और छोड़ दें। और अपने आप को मन ही मन बताएं कि हर बार छोड़ते हुए मैं रिलैक्स हो रही हूँ, हो रहा हूँ, मैं यह छोड़ रही हूँ, रिलैक्स हो रही। अपने सेक्स ऑर्गन को खींचें और ढीला कर दें। खींचें, ढीला कर दें। आई एम रिलैक्सिंग। सारा तनाव छूटता जा रहा है, खोता जा रहा है, बाहर जा रहा है। सांसों से जोर से हवा अंदर खींचें और पेट को फुला लें, और फिर पिचके हुए गुब्बारे के जैसे पेट को छोड़ दें। 2 बार और सांस अंदर फुलाएं, और छोड़ते हुए अपने पेट को निर्देश दें कि मैं ढीला हो रहा हूँ, खाली हो रहा हूँ। पेट के आसपास के अंगों के तनाव छूट रहे हैं, खाली हो रहे हैं, जा रहे हैं। सांस को अंदर खींचें और अब छाती को फुलाएं, और फिर खाली छोड़ दें। खाली छोड़ते हुए शरीर को ढीला करना है, छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। शरीर पर से हर उस अंग से अपना नियंत्रण हटाते जाना है, छोड़ते जाना है। उस अंग से नियंत्रण गिरा देना है। अहंकार पकड़ना जानता है, ध्यान छोड़ना जानता है।
छोड़ते जाएं। हाथों की उंगलियों को कसें, बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें। हर बार खोलते समय ढीला छोड़ना है और बताना है कि सारा तनाव छोड़ रहा हूं, गिरा देता हूं, अपने से दूर कर देता हूं। कलाइयों को 2-3 बार गोल घुमाएं, घड़ी की दिशा में 2-3 बार घड़ी के उल्टा, और फिर छोड़ दें। जिस अंग से काम खत्म हो जाए वहां से ध्यान हटा लेना है, छोड़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। बाहों को कसें और छोड़ दें, कसें और छोड़ते समय सांस को बाहर, लेते समय सांस को अंदर। भुजाओं को, अपर आर्म्स को, बाइसेप्स को खींचें और ढीला छोड़ दें, खींचें और ढीला छोड़ दें, खींचें और ढीला छोड़ दें। कंधों को क्लॉकवाइज गोल घुमाएं और एंटी क्लॉकवाइज गोल घुमाएं 3-3 बार। 3 बार एक दिशा में, 3 बार दूसरी दिशा में। सांस लेते जाएं और छोड़ते जाएं, लेते जाएं, छोड़ते जाएं, लेते जाएं, छोड़ते जाएं। देखें धीरे धीरे सारा शरीर शिथिल, शांत होता जा रहा है। गर्दन को घड़ी की दिशा में 3 बार घुमाएं, 3 बार उल्टा घुमाएं। हर बार सांस अंदर लें और छोड़ दें, अंदर लें और छोड़। 3 बार गहरी सांस लें और रीढ़ की हड्डी को खींचें। सिर को बिल्कुल अपनी कुर्सी में बैठे हुए, आसन पे बैठे हुए आसमान की तरफ खींचें और फिर ढीला कर दें। एक बार और सांस अंदर लें, रीढ़ की हड्डी को लंबा ताने, आसमान की ओर जाने का प्रयत्न करें और फिर छोड़ दें। एक बार और फिर छोड़ दें। आंखों को 3 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं, सांस अंदर लें और छोड़ दें। देखें धीरे धीरे शरीर अपने आप शिथिल होता जाता है। जैसे जैसे आप अपने आप को शरीर से हटाते हैं, शरीर आराम में जाता जाता है। 3 बार उल्टी दिशा में, और शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। सारा शरीर शांत हो गया है। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लें, क्रॉस कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें। एक्सहेल करें और अपने चेहरे की त्वचा को गिर जाने दें। सांस अंदर लें और छोड़ें। जैसे मोमबत्ती पिघलती है और पिघली हुई मोम नीचे गिर जाती है, इस तरह से चेहरे की त्वचा को बह जाने दें, गिर जाने दें। एक बार और सांस अंदर लें और चेहरे को भी ढीला छोड़ दें। एक्सेलेशन, इनहेलेशन लें और एक्सहेल करते हुए स्किन को भी ढीला छोड़ दें। पूरा शरीर शिथिल, रिलैक्स हो गया है, स्थिर हो गया है। कहीं कोई हलचल नहीं है। केवल मैं मन में विचार चलते हैं, उन विचारों को देखते रहें, उनसे अलग हो जाएं। कोई प्रयत्न ना करें, कोई प्रयास ना करें विचारों के साथ खेलने का,
कोई काम नहीं। विचारों से अलग हट जाए, परे हट जाए। जो होता है हो जाने दें, आप अलग हट जाए। विचार आते हैं, प्रगाढ़ होते हैं, बदल जाते हैं। उनका काम है चलित रहना, चलते रहना। आप उनसे अलग हो जाएं और आती और जाती श्वास के ऊपर बैठ जाएं। सांस अंदर तो आप भी अंदर, सांस बाहर तो आप भी बाहर। अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। अपनी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं, कोई प्रयास नहीं। सांस अंदर तो मैं अंदर, सांस बाहर तो मैं भी बाहर। स्वयं की मर्जी नहीं हो, सांस की मर्जी हो, श्वास की मर्जी हो। अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं, कोई प्रयास नहीं। और अब सब कुछ छोड़ दें और श्वास के ऊपर काबिज हो जाए। और कुछ समय बाद श्वास भी जब बंद हो जाए, तब ये आखिरी पकड़ भी छोड़ देनी। अभिषेक जी।
Last 1 minute.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों की उंगलियों को आंखों पे रख लें। इसी अंधेरे में आंखों खोलें। मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जॉनथन लिविंगस्टन सीगल कहानी के 2 चैप्टर पूरे कर चुके थे। इन 2 चैप्टर में हमने देखा कि एक पक्षी है जिसे सांकेतिक रूप में इस कहानी में रखा गया है, परंतु वह सब हम सबका प्रतिनिधि प्रतिनिधि है। वह उन सब का प्रतिनिधि है जो अपने एक आम जीवन से अलग हटके अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जिनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं ऊंचा उड़ने की। वह उन लोगों का प्रतिनिधि है जो जीवन जो अपने शरीर के अपने मन की चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, जो अपनी सीमाओं को लांघना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं कि मैं इस धरती पे आया क्यों हूं, मेरे अंदर क्या संभावनाएं हैं। हर संभावनाओं को खोज कर वहां तक पहुंचना और फिर उस सीमा रेखा को भी लांघ लेना, उस सीमा रेखा को भी तोड़ देना। यह सब इस कहानी में हमें अभी तक बताया गया था। तो जोनाथन लिविंगस्टन एक समुद्री पक्षी है, एक सीगल है, जिसे जीवन में केवल एक ही काम अच्छा लगता है, उड़ना, और उड़ने के नए नए कीर्तिमान बनाना। स्वयं के लिए उड़ना ही उसे खुशी देता था। तो और हर समय उसे लगता था कि एक सीगल का जन्म तो केवल उड़ने के लिए ही हुआ है। अलग अलग तरीके से अलग अलग कलाबाजियां खाना और नए नए तरीके से अपने आप को खोजना। वह झुंड के पास जाता है कुछ नई उड़ानों के करतब बना के, कीर्तिमान बना के, कुछ करतब लेकर। तो झुंड उसे बाहर कर देता है। झुंड का कहना था कि आज तक दसों हजारों सालों से एक समुद्री पक्षी का अवतरण केवल खाना खाने और खाने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए ही हुआ है। सुबह उठो, मछुआरों की नावों के पास जाओ और वहीं पर मछलियों के लिए छीना झपटी करो और उस छीना झपटी के बाद वापस घर आ जाओ। यही एक समुद्री पक्षी का जीवन है। तुमने इस नियम को तोड़ा है, इसलिए हम तुम्हें बाहर करते हैं। और बाहर होने के बाद जोनाथन लिविंगस्टन सीगल दुखी होता है। दुखी इसलिए नहीं कि उसे झुंड से बाहर कर दिया है, दुखी इसलिए है क्योंकि यह बताना चाहता था कि कितनी संभावनाएं हैं इस जीवन में। हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, कितना ऊंचा उड़ सकते हैं। परंतु आम जीवन में यह सुनने वाला उसे कोई नहीं दिखता था। उसका सम्मान करने के लिए, अभिवादन करने की जगह, उसका एक्नॉलेजमेंट करने की जगह उसे बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकालने का दर्द नहीं था, दर्द ये था कि संभावनाओं को तो देखो, देखो तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार कम से कम मेरी बात सुन तो लो। बाहर होने के बाद वह अकेला उड़ता है, नए कीर्तिमान बनाता है। अब जब उसे देश निकाला दे ही दिया गया है, तो उस देश का कोई आखिरी नियम भी उस पर लागू नहीं होता। वह और ऊंचे बादलों के पार जाता है। पता लगता है बादलों के पार तो बहुत स्वादिष्ट कीड़े हैं जिन्हें आज तक किसी सीगल ने नहीं खाया। वह समुद्र के अंदर 10 फीट 15 फीट नीचे जाता है जहां आज तक कोई सीगल नहीं गया। वहां पहली बार उसे स्वादिष्ट समुद्री मछलियां खाने मिलती हैं जो आज तक किसी सीगल को नहीं खाने। वो उड़ानों के नए नए कीर्तिमान बनाता है, अपने शरीर को तोड़ता मोड़ता, और जो कर सकता है वह करता है।
एक दिन उड़ते उड़ते वह देखता है कि अपने दोनों दाएं बाएं दोनों पंखों के पास कुछ ऐसे समुद्री चमकीले पक्षी आए हैं जिन्हें उसने कभी नहीं देखा। उन पक्षियों के से वह बात करता है। वह पक्षी उसे दूसरे लोक में ले जाते हैं, दूसरे लोक में जहाँ की उड़ना बहुत आसान था। बहुत कम प्रयास से बहुत ऊंची उड़ान, बहुत कलात्मक उड़ान पाई जा सकती थी। ऐसी उड़ान के साथ वह देखता है कि यहाँ इस स्वर्ग में इतने कम पक्षी क्यों हैं, यहाँ तो सब कुछ इतना आसान है। तो उसे बताया जाता है कि उड़ने की संभावनाएं तो सबके पास हैं, परंतु इन संभावनाओं को खोजते बहुत कम लोग हैं। इसलिए स्वर्ग में अथवा ऐसी जगहों पे बहुत कम पक्षी, बहुत कम लोग जा पाते हैं। फिर आगे वह बढ़ता है। उसी उसकी मुलाकात उसके गुरु चियांग से होती है। गुरु के साथ वह बात करता है। वह देखता है गुरु के पास कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जो उसके पास नहीं है। बातों बातों में गुरु एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते थे, ट्रांसमिट हो जाते थे, फिर वापस आ जाते थे। तो हमारा जोनाथन उनसे पूछता है, क्या यह सब सिद्धियां मैं हासिल कर सकता हूँ? गुरु उसे बताते हैं कि सिद्धियां हासिल करने का या किसी भी काम को मैनिफेस्ट करने का या असंभव को पाल लेने का या अपने सपनों को पूरा करने का बहुत आसान तरीका है। वह तरीका यह है कि यह देख के हर्षित हो जाओ कि तुम्हें वह मिल ही चुका है। मास्टर्स, अभी मैं पिरामिड वैली में 7 दिनों का एक मैनिफेस्टेशन का, सपनों को पूरा करने का एक कार्यक्रम में भाग लेकर आया हूँ। उस कार्यक्रम का मूल सिद्धांत यही था, यद भावम तद भवति। जो तुम भावना करते हो वहां पहुंच जाते हो। जो तुम सोचते हो वहां नहीं। सोचना और भावना करने में बहुत अंतर है। ये नहीं कहते कि जहां जो तुम सोचते हो वह तुम्हें मिल जाता है, नहीं। जो जैसी तुम भावना करते हो, जैसी भावना तुम पी लेते हो और अंदर से वैसे ही बिहेव करने लगते हो, वैसे ही रहने लगते हो, वैसे ही जीने लगते हो, तो कुदरत में कुछ ऐसा ऐसा परिष्करण होता है कि वह चीजें तुमको मिलती जाती है। तो गुरुजी से बताते हैं कि जो तुम चाहते हो वो मान लो, वह सोच लो कि तुम्हें वह ऑलरेडी मिल चुका है, और वैसे ही जीवन जियो, उसी खुशी के साथ जीवन जियो। जैसी खुशी मिलने के बाद होती थी, उस खुशी के साथ आज ही जीवन शुरू कर दो। तो कुदरत जब तुम्हारी खुशी देखेगी, यह भावनाएं संचालित होंगी प्रकृति में, और इन भावनाओं से जो चीज तुम्हें मिल सकती, जो जो चीजें मिलने के बाद ये भावनाएं होती थी, भावनाओं को पहले कर लो तो वह वस्तुएं, वह सिद्धियां, वह सक्सेस तुमको मिल जाएगी। आप लोगों ने द सीक्रेट मूवी देखी है। द सीक्रेट में भी सीक्रेट यही है कि जो तुम्हें चाहिए है केवल उसके बारे में बात करो, बस जो चाहिए उसके बारे में सोचो, खोजो, ढूंढो, और अपने अंदर वैसा एक ऊर्जा संचालित करो कि वह चीज तुम्हें मिल ही गई। जब वह भावना तुमको तुम्हारे अंदर आ जाती है, तो जैसा तुम भावना करते हो वैसा संसार हो जाता है, बदल जाता है। तो इस तरह से उन्होंने जोनाथन को बताई, और भी चीजें उन्होंने जोनाथन को बताई कि जोनाथन अपने अंदर प्रेम को लेकर आओ। प्रेम ही है जो दुनिया पे विजय दिलाएगा। जोनाथन गुरु के जाने के बाद जोनाथन के अंदर वापस अपने गांव जाने की इच्छा जागृत होती है। वह सोचता है कि मैं, काश मुझे उस समय जब मैं उड़ता था तब मुझे मेरे गुरु मिल गए होते, तो मुझे देश निकाला नहीं होता। और क्या जाने, क्या पता ऐसे कितने सीगल जो उड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं, वो आज भी मेरे जैसे किसी गुरु को खोज रहे हैं। तो करुणावश वह वापस अपने गांव जाता है, और वहां पे एक जगह बैठ के अपना अपनी अपनी बातें बताता है। तो इस बीच में उसकी मुलाकात होती है एक सीगल से, एक छोटा बच्चा जिसने मस्ती मस्ती में गुरु संघ के प्रधान जो थे उनके आसपास 3-4 चक्कर लगा दिए थे। और क्योंकि जो सीगल के
सीगल की दुनिया में, सीगल के राष्ट्र में इस तरह की उड़ान की कोई अनुमति नहीं है। उस फ्लेचर नाम के सीगल को देश निकाला दे दिया जाता है। वह गुस्से में खिसियाना खिसियाना होकर वह उग्र हो जाता है। तब जोनाथन से उसकी मुलाकात होती है। जोनाथन इस दूसरे अध्याय के अंत में उस नवयुवक को, सीगल को, फ्लेचर को उड़ना सिखाता है, उड़ने के काफी करतब सिखाता है। यहाँ तक की क्लास हमने, यहाँ तक की कहानी हमने पिछले 4 अध्यायों में, 4 संकलनों में हमने समझी। आगे हम तीसरे अध्याय में पहुंचते हैं। तीसरे अध्याय में जोनाथन अब एक गुरु का रोल अदा करता है। गुरु के रोल में जोनाथन इन्हें, फ्लेचर सीगल को कलाबाजियां सिखाता है नई नई। धीरे धीरे 7-8 और बच्चे जिनको झुंड ने निकाल दिया था वह आते हैं। इनका ग्रुप बढ़ते जाता है। आपके लिए मैसेज ये है कि हमेशा जब आप कुछ नया करने जाएंगे तो आप अपने को अकेला पाएंगे। हर व्यक्ति जो कुछ नया करने की इच्छा रखता है वह देखता है कि जब मैं कुछ नया करूंगा तो मैं अकेला ही रह जाऊंगा, दुनिया से पृथक, अकेला। और मैं इस अकेलेपन को जीऊंगा कैसे, और कैसे मैं यह देखूंगा कि मेरा गांव, मेरी पंचायत मुझे किनारा कर दी है और मैं बस अकेले जी रहा हूँ। इस डर के कारण हम अपने अंदर के इंसान को मार देते हैं, अपने अंदर के जोनाथन को मार देते हैं। लेकिन कुछ बिरले जो अकेले राह चलने का, संघर्ष का जीवन जीने का मद्दा जिनके अंदर होता है, वह जीते हैं अकेले। धीरे धीरे उन्हें अपने जैसे लोग मिलते जाते हैं। परंतु शुरुआत में एक भरोसा हमें अपने अंदर रखना होता है मास्टर्स। तो जोनाथन को 7-8 शिष्य और मिल जाते हैं। जोनाथन इनको जो महत्वपूर्ण संदेश देता है वह मैं आपको बताता हूं। वह कहता है, हम में से हर एक उस महान समुद्री पक्षी का एक विचार है। हमेशा इस कहानी में आपको जो मूल जो शब्द कहे गए हैं उस शब्द से पृथक, उससे अलग संदेश को समझने का प्रयास करना होगा कि इस कहानी में मेरे लिए क्या कहा गया है। अन्यथा कहानी तो बहुत सामान्य सी है और आप मात्र एक दिन में से पढ़ के रख भी सकते हैं। जब संदेश को लेने जाएंगे कब काफी दिनों तक यह कहानी आपके साथ चलेगी। तो संदेश यह है, हम में से हर एक दरअसल उस महान समुद्री पक्षी का एक विचार है, आजादी का एक असीम विचार है। सटीक बेजोड़ उड़ान हमारे लिए स्वभाव को प्रकट करने की तरफ एक कदम है। उड़ान तो हमारे लिए बहाना है। उड़ान या किसी भी कार्य को आप करते हैं वह तो हमारे लिए बहाना है। असली बात है अपने अंदर के स्वभाव को प्रकट करना। जो चीज हमें सीमित करती है उसे हमें किनारे कर देना है, अलग कर देना है, तोड़ देना है। इसलिए तो यह सब तेज रफ्तार का अभ्यास और हवाई कलाबाजी है। हमारे लिए संदेश ये है, हर वह चीज जो हमें सीमित कर देती है, रोक देती है, बांध देती है, उसे हमें हटा देना है। चाहे वह पारिवारिक समझौते हों, सामाजिक समझौते हों, धार्मिक रीति रिवाज हो, या ऐसा कोई भी बंधन जो आपको रोके रखता है। कुछ एक एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मेरे मन में आते हैं। मैं एक योग अभ्यास करने वाला व्यक्ति रहा हूँ। तो हमेशा खान पान में नियंत्रण मेरी रुचि रही है। हमेशा मैं ये सोचता था खाने का टाइम तो सूर्यास्त के पहले खत्म हो जाना चाहिए, दिन का आखिरी खाना। तो ये बहुत अच्छा चलता था, 6:30 बजे तक खाना हो जाता था। धीरे धीरे मैंने देखा कि ध्यान प्रचार अथवा जब मिलने जाना हो तो ये चीज आड़े आती थी। दोस्तों के साथ कभी कभार डिनर करने जाते थे तो दोस्त 9 बजे सब खाना खा रहे होते थे, मैं अकेला हाथ बांध के बैठता था। मुझे ये ठीक नहीं लगता था। और ऐसे भी ऐसा तो था नहीं कि मैं बहुत कुछ बचाव करता था अपनी आदतों में। खाना नहीं खाने में कुछ अपने अपने
रोक टोक कर लेता था, लेकिन जीवन के बाकी चीजें तो वैसे ही चलती थी जैसे आम आदमी के जैसे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने सोचा ये क्या पागलपन है कि खाना इतना बड़ा इतना भारी टॉपिक हो गया मेरे जीवन में कि आसान सा जीवन नहीं जिया जा सकता उसके कारण। तो इस नियम को मैंने तोड़ा। मैंने कहा नहीं, ये सिद्धांत गलत है। जब जिस वक्त प्राकृतिक रूप से भूख लगेगी वैसा खाना खाएंगे। कभी रात को 10 बजे भूख लग जाएगी, 10 बजे खाएंगे। कभी किसी कारण से रात को देर रात तक जागना हो, 1 बजे 2 बजे तक जागना हो, तो ये नियम कैसा है कि 6 बजे के बाद कुछ खाएंगे नहीं। अब अगले 6 घंटे भूख लग रही है लेकिन आप कुछ खा नहीं रहे हैं, और बाकी कामों की तरफ ध्यान ना दे के अब खाना ही मूल सिद्धांत हो गया। तो इस मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में इस सिद्धांत को तोड़ दिया। नियमों को तोड़ना बहुत मुश्किल कठिन होता है। हम हम बनाते हैं किसी गुरु के आदेश से और तोड़ते हैं तो ऐसा लगता है गुरु बुरा मान जाएगा, या हमारा समाज क्या कहेगा, या परिवार क्या कहेगा। लेकिन आप एक सोचिए इस बात को कि आप धीरे धीरे कैसे अपने आप को बंधनों में बांधते जा रहे हैं। इसको तोड़ा। आज भी मैं जब जिस वक्त जब जिस दिन हो सके मैं 6 साढ़े 6 सूर्यास्त के पहले खाना खा लेता हूँ। जिस दिन नहीं होता है तो उस दिन को एंजॉय करता हूँ। और जब जिस वक्त रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे जब जो वक्त मिलता है उस वक्त खाना खाते हैं। छोटा सा परिवर्तन है। शायद ये परिवर्तन किसी को लगे कि ये छोटी सी चीज के लिए क्या बड़ी बात है, इतनी देर लगाई जा रही है। लेकिन जब हम इस तरह के छोटे छोटे चीजों को अपने जीवन से निकालते हैं, जोनाथन हमें यही बताता है कि वह सब सीमाओं को तोड़ दो जो सीमाएं तुम्हें बांध रही है। हमने क्या किया हुआ है अपने जीवन में, हम एक पिंजड़ा बनाते हैं विचारों से, है ना। अब से मैं इस तरह का जीवन जीऊंगा, यह नियम मैं अपने गुरु के संरक्षण में लेता हूँ, या अब मैं इस तरह का ही जीवन जीना चाहता हूँ। एक पिंजड़ा बनाते हैं बहुत सुंदर सा, और उसके अंदर जाके अपने आप को कैद कर लेते हैं। फिर एक और नया नियम बनाते हैं, और फिर एक और छोटा पिंजड़ा बनाते हैं। फिर उसके अंदर फिर एक और छोटा नियम, और पिंजड़ा छोटा होता जाता है, दीवारें पास आती जाती हैं। फिर हमें हिलने की जगह भी नहीं मिलती। फिर हमें पता ही नहीं चलता कि कभी हम हिलते भी थे, कभी हम उड़ते भी थे। सालों साल आदतें पड़ती जाती हैं बिल्कुल संकुचित एक दायरे में रहने। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि आंखें भी नहीं खोलते, हम आंखें भी बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसके आगे कुछ देखा ही नहीं, याद भी नहीं है कि इसके आगे का जीवन कभी जिया था, इसके बाहर कोई जीवन जिया था। जैसे कुएं के मेंढक को ऐसा लगता है ये कुआं ही उसकी दुनिया है, इस कुएं के बाहर कुछ भी नहीं है। पहली बार जब उससे मेंढक को बाहर रखो तब पता लगता है जीवन तो इतना विराट था। तो यहाँ आप लोग अगर कोई कोर्ट केस करना चाहे तो मेरे ऊपर नहीं, जोनाथन के ऊपर करिएगा, क्योंकि ये सब बातें मैं जोनाथन के द्वारा आपको बता रहा हूँ। मैं धीरे धीरे इनको वैसे लाता हूँ अपने जीवन में। एक उदाहरण मैंने अभी अपनी ट्रेन में देखा। अब ये पर्सनल मैटर है, मुझे थोड़ा हास्यास्पद लगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोई और इसे सही मानना चाहे तो उसकी इच्छा। ट्रेन में मैं आता था बेंगलोर से भोपाल। मैंने देखा कि एक फलों की टोकरी में 2 भगवानों की मूर्ति रखी हुई है। मैंने कहा ये क्या है? तो किसी ने कहा ये कृष्ण भगवान है, हमारे साथ ही चलते हैं हमेशा, हमारे साथ चलते हैं हमेशा कृष्ण भगवान की मूर्ति। तो मैंने कहा ये साथ क्यों चलते हैं? बोले साथ में इसलिए क्योंकि इन्हें समय पे जगाना होता है, समय पे सुलाना होता है, समय पे भोग लगाना होता है। तब वो हम जहां पर भी जाते हैं, पूरी फैमिली साथ में सफर कर रही थी, हम जहां पर भी जाते हैं ये मूर्तियां हमारे साथ ही चलती। मैंने कहा कृष्ण भगवान तो मंदिरों में भी मिल जाते हैं, आप जिस जगह जाते हैं वहां कृष्ण मंदिर होगा। बोले नहीं नहीं नहीं, ये कृष्ण भगवान हमारे, ये बस ये मूर्तियां साथ में चलती। ठीक है। तो मैंने कहा 2-2 कृष्ण भगवान क्यों जा रहे हैं? एक टोकरी में 2 कृष्ण भगवान की एक जैसी मूर्तियां थी। बोले एक तो हमारी है, एक मूर्ति हमारी मम्मी की थी, मम्मी का देहांत हो गया तो ये मूर्ति हमारे पास आ गई। तो अब ये 2 कृष्ण भगवान हमारे साथ चलते हैं, 2 मूर्तियां ऐसे। तो बराबर मैं देखता था कि खाना खाया, डिनर के टाइम के बाद वो कृष्ण भगवान की मूर्ति को उन्होंने लेटा दिया वहीं बास्केट में, और एक कोने में रख दिया, और ऊपर 2 काले कलर के छोटे छोटे चद्दर उनके ऊपर उड़ा दिए, और कृष्ण भगवान सो गए। मेरे कहना का मतलब है, क्या ऐसा तो नहीं है हमने एक बंधन बांध लिया कि अब हम कहीं बाहर
फॉरेन जा सकते हो, फॉरेन नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो बास्केट जो है ना, वो फॉरेन वो एरोप्लेन में कैसे रखेंगे? सूटकेस में रख नहीं सकते, साथ में ले जाने की अनुमति नहीं है फ्लाइट में। तो अब हम फॉरेन का टूर कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तो कृष्ण भगवान ने हमको फॉरेन टूर से रोक दिया है। ठीक है, तो क्या ऐसा कुछ तो हमारे जीवन में तो नहीं है? हम कहीं पर भी उड़ना चाहते हैं तो हमने रोक दिया है अपने आप को। कई लोग ऐसे हैं कि जो इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो कोई इंग्लिश किताबें नहीं पढ़ेंगे, बातें नहीं करेंगे। इंग्लिश सीखी जा सकती है ना, इंग्लिश सीखी जा सकती है, लेकिन हमने एक पर्दा बना लिया, एक दीवार बना ली कि इंग्लिश इंग्लिश से दूर, अंग्रेजी से दूर। और धीरे धीरे ऐसी पिंजड़े छोटे 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 करते करते हम संकुचित हो गए हैं बिल्कुल। जोनाथन अपने शिष्यों को ये कहता है कि वह चीज जो तुम्हें रोकती है उसे तोड़ दो। कैसे पता लगेगा? जब हम ध्यान करते हैं, हम इस शरीर से अलग हो जाते हैं, इस दुनिया से अलग हो जाते हैं, हमारे अंदर साक्षी भाव आता है। हम साक्षी रूप से, विटनेस के रूप से देख सकते हैं कि हम किस तरह का जीवन जीते हैं। जब हम स्वाध्याय करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तब हमें देखते हैं कि एक परिष्कृत व्यक्ति किस तरह का जीवन जीता है, एक व्यक्ति जिसे कुछ खोजना है वो किस तरह का जीवन जीता है। ये जोनाथन हमें बताता है कि किस तरह का जीवन जिया जा सकता है। तो इस तरह का जब हम ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपने जैसे लोगों के साथ बात करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, तब हमें पता लगता है कि हमने कुछ ऐसी बेड़ियां डाल के रखी हैं जिनको तोड़ना आवश्यक है। और मेरे हिसाब से व्यक्ति को आसमान तभी छुआ जा सकता है जब उसके अंदर वह क्षमता हो कि उन बेड़ियों को तोड़े, और उसके लिए वह किसी का भी विरोध का सामना करे। चाहे फिर आपका सबसे खास दोस्त आपसे संबंध तोड़ ले, आपकी बीवी, आपका पति बुरा मान जाए, पति सास ससुर बुरे मान जाए, लेकिन आपके स्वाधीनता में कोई बाधा नहीं डाले, तब हमें पता लगता है कि हम सही में स्वाधीन है, इंडिपेंडेंट है, इनफाइनाइट है। हम इनफाइनाइट है जो आके यहाँ पे अपने आप को अटका दिए हैं। यहाँ पर आगे बताते हैं, तुम्हारा ये पूरा भौतिक शरीर, तुम्हारे पंख का एक कोना से लेकर दूसरा कोना, तुम्हारे विचार के अलावा कुछ नहीं है। अगर तुम अपने आप को इस भौतिक शरीर तक ही सीमित मानते हो, तो ये केवल तुम्हारा विचार है जो तुमको रोके रखा हुआ है कि तुम एक भौतिक शरीर हो। अगर इस विचार को तोड़ दो और अपने अंदर झांको, तो तुम्हें पता लगेगा तुम्हारे अंदर विराट संभावनाएं हैं। इसके बाद जोनाथन ने अपने शिष्यों को कहा कि चलो, अब हम लोग एक 8-9 लोगों का संघ हो गया है, तो क्यों ना हम वापस अपने झुंड में वापस जाएं और लोगों को उड़ान के बारे में बताएं। और उड़ान के बारे में क्या बताएं, खुद उनको उड़कर दिखाएं। तो जोनाथन के जो जो बच्चे थे, शिष्य थे, वो मना करते थे कि क्यों जाए हम वहां पे, हमको मारेंगे पीटेंगे। और झुंड के नियम ये है कि एक बार जिसको झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है तो उसे झुंड में वापस नहीं रखते हैं। तो जोनाथन कहता है कि झुंड के नियम उसी पे लागू होते हैं जो झुंड के अंदर रहते हैं। जो झुंड के बाहर हो जाते हैं, इस इस व्यवस्था के बाहर हो जाते हैं, उस पे यह व्यवस्था के नियम लागू नहीं। तो वह झुंड के पास जाते हैं, ऊपर उड़ते हैं। जोनाथन अपने शिष्यों को अलग अलग कलाबाजियां खाने के लिए बताता है, डायरेक्ट करता है, यह सब कलाबाजियां खाते हैं। तो झुंड का मुखिया बोलता है कि जो भी इन कलाबाजियों को देखेगा उसे झुंड से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको ये देखना ही नहीं है। ये सब चलता है कहानी में आगे। हमारे लिए मैसेज है मास्टर्स। एक बार गांधी जी से किसी ने पूछा, महात्मा गांधी से, जब देश पराधीन था तो किसी अंग्रेज अफसर ने पूछा कि आपको लगता है कि हम जैसे यूरोपियन, ब्रिटिश यहाँ पे काबिज हैं, तो आप कभी हम लोगों को निकाल पाओगे? इतना संघर्ष है, आप लोगों को तो हम चुटकियों में मसल देते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपने सोचा भी कैसे? गांधी जी ने कहा कि एक सिद्धांत है, वह सिद्धांत कहता है कि वे लोग पहले तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, पहले तुम्हें नजरअंदाज करेंगे। जब नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, फिर तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे।
दूसरे चक्र में वो तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तीसरे चक्र में वो तुमसे लड़ेंगे, पहले नजरअंदाज करेंगे, तुम फिर भी फाइट करोगे तो वे तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, फिर भी तुम उड़ोगे तो अब वो तुमसे लड़ेंगे, और चौथे लेवल पे तुम जीत जाओगे। तो गांधी जी ने कहा कि अब आप हमसे लड़ रहे हैं, इसलिए हम तीसरे पायदान पे पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी हम जीत जाएंगे। तो इस कहानी में धीरे धीरे हजार पक्षी उनके आसपास खड़े हो जाते हैं, घेरा बना लेते हैं, और एक पक्षी, मेनार्ड गल, हम में से कोई एक पक्षी, मेनार्ड गल, वो आता है। वो उड़ना पूरी तरह से भूल चुका था, पंख भी ऊपर नहीं कर पाता था। वह रोते रोते आता है, वो कहता है, गुरु मेरी मदद करो, मैं उड़ने से ज्यादा कुछ भी नहीं चाहता, लेकिन अब उड़ना बंद कर चुका हूं तो अपने पंख भी ऊपर नहीं उठा पाता। रेत पर डगमगाता हुआ, अपने अपने पंखों को घसीटता हुआ जॉनथन के पैरों पे आके गिरा। उसने कहा, जॉनथन मेरी मदद करो, मैं उड़ने से ज्यादा कुछ भी नहीं चाहता, मेरे साथ। जॉनथन ने कहा, मेरे साथ जमीन से ऊपर उठो और उड़ जाओगे। वह बच्चा कहता है, आप मेरी बात समझ नहीं रहे, मेरे तो पंख भी ऊपर नहीं उठते। जॉनथन कहता है, मेनार्ड गर्ल, तुम्हें इस बात की पूरी आजादी है कि तुम वह बन सको जो तुम हो। तुम्हारा सच्चा असली स्वरूप जो भी कुछ भी हो, तुम्हारे सच्चे असली स्वरूप के आगे कुछ भी रास्ते में नहीं आ सकता। बस यह एक ही नियम है इस दुनिया में। अगर हमको लगता है कि हम अपने पंख खोल नहीं सकते, बहुत कस के बांधे हुए हैं, तो हमको यह बता रहा है कि यह नियम तुमने खुद ने बनाया हुआ है कि तुम अपने पंखों को खोल नहीं सकते। जिस दिन तुम अपने पंखों को खोलने की कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें उड़ने से रोक नहीं सकती। और ऐसा करके वह इस दल को प्रोत्साहित करता है। यह समुद्री पक्षी धीरे धीरे अपने पंखों को खोलता है और पहली बार उड़ता है, और पहली बार उड़ने का एहसास, वह खुशी में फूला नहीं समाता। वो खुश होता है और कहता है, अरे वाह, मैं तो उड़ सकता हूँ, मैं तो उड़ सकता हूँ। जोनाथन ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मुक्त हो, केवल तुम्हारा सीमित विचार ही तुमको रोके रखा था। जोनाथन अपने शिष्यों को कहता है कि जो भी तुम्हारी आजादी के रास्ते में आए, उसे किनारे कर देना चाहिए, चाहे वह कोई रस्म हो, कोई अंधविश्वास हो, किसी तरह की पाबंदी हो, या कोई सीमा हो, चाहे वह झुंड का कानून ही क्यों ना हो। लोगों ने कहा, झुंड का कानून भी क्या हम तोड़ सकते हैं? जोनाथन कहता है, सच्चा कानून वही है जो तुम्हें आजादी की तरफ ले जाता है, इसके अलावा इस जगत में कोई और कानून नहीं। मास्टर्स, मुझे लगता है इसको अध्याय के आधे हिस्से को हम पहुंच गए हैं। तीसरे अध्याय को तो हम यहाँ पे रोकते हैं। कल इस अध्याय को और आगे इसका सेकंड हाफ लेंगे, और फिर इस कहानी के अंत तक हम पहुंचेंगे। तो कुछ और काफी इम्पोर्टेंट सजेशन है, मैसेजेस हैं इसमें। तो मैं सोचता हूँ हर मैसेज को उतना हम सम्मान दें, उतनी और उतने समय लेके उसको समझें, तो ज्यादा आनंद लेंगे। तो आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप में से कोई कुछ बोलना चाहे तो आपका स्वागत है। सर, अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हम सब पे लागू होता है। जब हम इस तरह का कोई प्रोग्राम रखते हैं और कोई एक स्पीकर आता है, जैसे मैं हूं, मैं भी चाहता हूं कि जैसे आप लोग अपना विकास कर रहे हैं, ऐसे मैं भी अपना विकास करूं आप लोगों के साथ मिलकर। तो जब आप लोग हौसला अफजाई करते हैं, जब अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। परंतु असली असली ग्रोथ तब होती है जब आप मुझसे कोई सवाल पूछें, ऐसा सवाल पूछें जिसमें मुझे भी सोचने विचारने का के लिए बाध्य हो जाऊं।
जब ऐसा कुछ होता है तो पार्टिसिपेंट के साथ स्पीकर का भी विकास होता है। तो केवल अप्रिशिएट ना करें, आपको लगता है कि कोई चीज गलत है तो उस पर हम आपस में बात कर सकते हैं। यहाँ मैं अपने आप को सच साबित करने के लिए या अपने आप को गुरु साबित करने के लिए नहीं आया। जिस तरह से आप सीख के अपना उत्थान कर रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आप लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ूं। और सही और गलत की कोई लड़ाई नहीं है। तो अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें, बताना चाहें, या किसी बात को लेकर आप में नाराजगी है या आपको कोई बात गलत लगती है, तो बिल्कुल बताएं। एक मंच है, खुला मंच है, हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। तो थैंक यू मास्टर्स। आयुष सर, मेरे को एक चीज फिर से क्लियर करें। जो गांधी जी का उदाहरण देके आपने 4 पायदान वाली बात बताई थी, उसे एक बार और क्लियर कर दें। गांधी जी से किसी ने पूछा, किसी अंग्रेज ने पूछा कि हम वो इस बात को, उसको समझ में नहीं आ रही थी ये बात कि कभी भारत को आजादी भी मिलेगी। क्योंकि जब तक, देखिए क्या था, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके पहले तक अंग्रेज बहुत बहुत मजबूत थे जब भारत में राज करते थे, और ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि भारत में कभी आजादी वो देंगे। दूसरे विश्व युद्ध में ये हुआ कि अंग्रेज कमजोर हो गए थे बहुत कुछ, युद्ध जीतने के लिए इतने संसाधनों का उपयोग हुआ था, इतनी जनहानि हुई थी कि देश पूरा कमजोर हो गया था। तो ये युद्ध के पहले की शायद कुछ बात है जब वो काफी मजबूत थे और भारत के लोग कमजोर साबित होते थे, हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। तो तब गांधी जी से ये सवाल पूछा था कि आपको क्या ऐसा लगता है कि कभी आपको आजादी मिलेगी? इतना बेवकूफाना सा, इतना हास्यास्पद प्रण लेके आप निकल पड़े हैं कि हमें सम्मान दो, हम हमें हमें आजादी चाहिए, इस तरह का। तो ऐसा कुछ एक आया था मेरे सामने, तो मैंने यहाँ पे उसको रखा। उन गांधी जी ने कहा कि एक ऐसा बताया जाता है कि जब आप कुछ किसी तरह का, जब आप आंदोलन चलाते हैं, तो जिनके खिलाफ आंदोलन चलाते हैं, पहले चक्र में वो आपको नजरअंदाज करेंगे, छोटा समझ के आपको नजरअंदाज करेंगे कि इनमें तो कोई शक्ति नहीं। जब आप सही में कुछ प्रतिकार करेंगे, कुछ करेंगे आप, तो दूसरे में वे आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, हंसेंगे आपके ऊपर। पहली बार में तो हंसेंगे भी नहीं, देखेंगे नहीं आपकी तरफ। दूसरी बार में वे आपकी खिल्ली उड़ाएंगे। तीसरी बार जब लगेगा कि सही में आपके अंदर कुछ सामर्थ्य है, तो वे आपसे लड़ेंगे, आपका प्रतिकार करेंगे, आपको दबाएंगे, कुचलेंगे। और जब इससे भी बात नहीं बनेगी, तब चौथे चक्र में आप जीत चुके होंगे। तो गांधी जी ने कहा था हमारे संघर्ष के हम तीसरे चक्र में है, क्योंकि हमने आपको बाध्य कर दिया है कि हम जो भी काम करें उसके लिए आप हमारा प्रतिकार करो, हमें रोको, हमें मारो। तो इस तरह से गांधी जी का जो संस्मरण है मैं आपके सामने रखा। चौथे चक्र में आप जीत जाएंगे। तो गांधी ने कहा हम थर्ड लेवल तक तो पहुंच ही चुके हैं। आयुष सर, जो बातें आज आपने बताई हैं, जिस तरीके से गांधी जी का उदाहरण देके बताया, वाकई में अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसा ही चलता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम पहले चक्र से दूसरे चक्र में ही नहीं आ पाते और भूमि छोड़ देते हैं, लड़ाई खत्म कर देते हैं वहां पे और हार मान लेते हैं। ये आजकल होता ही है, और ये आज वाकई में बहुत अच्छा समझ में आया है कि क्या करना चाहिए, आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा नॉलेज दिया है सर। एक बार क्या हुआ, हम्म। दो दोस्त थे। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर गया और फुटबॉल वर्ल्ड कप मैच देख रहे थे। जो दो मेहमान दोस्त था वो बैठा हुआ था और देख रहा था कि ये जो मेरा दोस्त है जिसके घर पे मैं हूँ, इसका एक कुत्ता यहाँ पे बैठा हुआ है और वो हर एक मिनट में कू 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 ऐसा आवाज करता है और समझ में नहीं आता ये क्या है। अब बहुत समय निकल गया, हर एक मिनट 2 मिनट में कू 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 ऐसा करे कुत्ता। तो दोस्त ने पूछा यार, ये तेरे इस कुत्ते को हुआ क्या है, ये ऐसा काव 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 कू कू कर क्या रहा है, इसको प्रॉब्लम क्या है? बोले नहीं, वो एक कील के ऊपर बैठा हुआ, वो कील उसे चुभती है। तो जब भी कील उसे चुभती है ना, तो वो कू 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 करता है। तो बोलता कील अगर चुभती है तो उठ के हट क्यों नहीं जाता? बोलता इतनी भी ज्यादा नहीं चुभती है कि हट जाए वहां से, थोड़ी थोड़ी चुभती है, ज्यादा नहीं चुभती इतनी। जब जिस दिन चुभने लगेगी ना कि हटने की हटने के लिए वो बाध्य हो जाए, उस दिन अब हट जाएगा।
तो हम सबको कील चुभती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं चुभती है कि हम एक सामंजस्य बना के चलते हैं कि चलो जैसा चल रहा है चल जाए, कट जाए, ऐसा। और कोई मास्टर कुछ पूछना चाहेंगे वंशिका जी? यस, यस सर। सर इतना इजी वे में पूरा किताब को समझा रहे हैं, एग्जाम्पल इतने आसान दे रहे हैं कि बहुत अच्छे से किताब समझ में आ रही है। और जो सर ने एग्जाम्पल दिया था ना कि कृष्णा जी को डलिया में लेकर जा रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे जब ध्यान सिखाने जाते हैं ना, तो हम किसी की आस्था के साथ नहीं खेल पाते। बंदा इतना बंधा हुआ है ना ईश्वर से, गुरु से, मूर्ति पूजा से, पत्थर से, तो वहां जब हम ध्यान सिखाते हैं ना, तो थोड़ा घबरा जाते हैं कि अगर हम यहाँ कुछ बोलेंगे ना तो हमसे ध्यान ही नहीं सीखेंगे। तो वो चीज आपने जब उसका एग्जाम्पल देके समझाया ना कि बंदे में कैपेसिटी है। अगर आप हिंदी ही जानते हो, अभी तक आपने सिर्फ हिंदी पढ़ी, लेकिन आपको अगर इंग्लिश पढ़नी है तो आप सीख सकते हो, लगन है तो आप सीख सकते हो, अगर अंदर से इच्छा है तो। ये जो एग्जाम्पल दिया ना, तो इससे थोड़ा क्लियरिटी आई कि हाँ, हम जब उनको ये मोटिवेट करेंगे ना कि ध्यान में आप सीख सकते हो, अगर आप करना चाहो ना तो कर सकते हो। मतलब वो एक जो भगवान के साथ की बात की आती है ना, हम ये नहीं छोड़ सकते, हम पूजा नहीं छोड़ सकते, हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा, हमें पूजा में जाना होता है, हमारे सारी फैमिली जाती है, तो वहां थोड़ा सा और थोड़ा क्लियर करिए सर, क्या कर सकते हैं इसके लिए जब ध्यान सिखाने जाते हैं, लोगों को बताने की बारी आती है। ये सब चुनाव है, चुनाव है। हम खुद उड़ने का चुनाव कर सकते हैं और उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो खुद उड़ने के लिए कोशिश करने चाहते हैं। जो उड़ने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, आज उनका दिन नहीं है, कल और कभी और उनका दिन आएगा। हम हर किसी को सत्य मार्ग बताते हैं, पर किसी को बाध्य नहीं करते। अगर आपके पति भी इस मार्ग में आने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उनको बंधन नहीं डाल सकते। हो सकता है उनका समय ना आया हो, या ऐसे मैं उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूं। तो हमको हर किसी के चुनाव का सम्मान करना चाहिए। ये हमारे लिए भी आवश्यक है, उस व्यक्ति के लिए तो है ही है। हम हमारी शांति के लिए आवश्यक है कि जिस जिस प्रकार ये प्रकृति चल रही है, सब परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है। केवल एक व्यक्ति को बदलना है, वो व्यक्ति जो आपकी कुर्सी पे अभी बैठा है। केवल एक ही व्यक्ति को बदलना है बस, है ना। और बदलते जाना है, बदलते जाना है। तो जब आप स्वच्छंद रूप से उड़ने लगोगे ना, कौन नहीं उड़ना चाहता? कभी ना कभी तो हर किसी को काटता है ना कि मैं क्या बंधा हुआ हूँ। कभी ना कभी तो उसको भी, जब अकेले में वो बैठा होता है, तब उसको वही लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, पागलपन। लेकिन अब आदत पड़ गई है, अब क्योंकि एक आइडेंटिफिकेशन हो गया है ना। आप समझो, अगर आप रोज सुबह 3 घंटे पाठ करके निकलते हो, तो आपको लोग मानने लगे हैं, आपका सम्मान होने लगा है, आपकी एक आइडेंटिटी बन गई है, पहचान बन गई है। उस पहचान, वही आपकी पहचान है ना। अपनी पहचान को तोड़ना इतना आसान नहीं है। हम लोग कर पाते हैं और हर दिन अपनी पहचान को तोड़ रहे हैं, लेकिन कई लोगों के जीवन में वही पहचान है। अभी मैं जिस प्रोग्राम में गया था, उस प्रोग्राम में कहा कि लोग 4 तरीके से आपकी एनर्जी चूसते हैं। कोई भी व्यक्ति, एक आपको नया टॉपिक बता रहा हूं, कोई भी व्यक्ति 4 तरीके से आपकी एनर्जी चूसता है। पहले तरीके से ये है डरा के, धमका के, चिल्ला के, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा है कि अरे इनसे तो बात ही मत करो, ये बात करेंगे तो ये फट पड़ेंगे, है ना। एक तरह का ज्वालामुखी है ना। तो कई लोग अपना ऐसा डर बना लेते हैं कि कुछ भी उनसे बात करोगे तो वो चिल्ला देंगे। तो ये लोग आपकी एनर्जी चूस रहे हैं, है ना। उन्होंने एक ऐसा अपना पूरा एक आभा मंडल बना दिया है कि कोई उनसे उनसे दूर ही रहता है। दूसरे वो लोग इससे बिल्कुल उलट हैं, वो हमेशा दयनीय परिस्थिति में दिखेंगे। आपके आसपास कोई लोग ऐसे हैं जो हमेशा बीमार रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। वो जो कदम लेते हैं, वहां उनको कोई ना कोई धोखा दे देता है। कहीं पर भी जाएं, उनके साथ कोई ना कोई चोट हो ही जाती है ना। वो तैयार बैठे हुए हैं कि कोई मुझे धोखा दे दे, कोई मेरा बुरा कर दे, कोई 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 मुझे चीटिंग कर ले। तो जब कोई मुझे चीटिंग कर ले, तो फिर मैं जाके दुनिया भर को बताऊं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। ये सब हमारी एनर्जी चूस रहे हैं, है ना। कोई ना
बस मेरे को कोई चीटिंग कर दे तो मैं अभी 3 लोगों को फोन लगा के अपनी पूरी की पूरी रामायण बताऊं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमारी रहते हैं हमेशा साल भर, है ना, 24/7/365 वो बीमारी रहते हैं, है ना। तो ये लोग, क्योंकि उनकी पहचान वैसी बन गई है कि अगर वो बीमार नहीं रहेंगे ना, मैंने अपनी पहचान बना ली है कि मैं बीमार हूं। अब अगर मैं, और मेरे को सब लोग वो करें, क्या करें, दया दिखाएं। अब जिस दिन मैं नहीं होऊंगा तो मेरी पहचान, अब मैं फिर किस पहचान के साथ जीऊंगा? आप समझ रहे हैं? अभी तक तो एक सेफ जोन में हूं ना मैं। तो दूसरा ये, तीसरा, किनारा कर लेंगे तीसरे लोग। अब जब घर में जैसे माता पिता रहते हैं, बच्चों को डांटते हैं, ठीक है ना, अब बच्चे बदला नहीं ले सकते, तो बच्चे अपना बदला कैसे लेते हैं? साइलेंट होके, कोने में जाकर। अब घर में मान लीजिए डिनर का टाइम है, तो बच्चा टॉयलेट चला जाएगा, पॉटी चला जाएगा, ये उसका बदला लेने का एक तरीका है। अब क्या करेंगे माता पिता, या पॉटी चला गया तो ठीक है, अब जितनी देर में आए, अब सब लोग कार में बैठ के, ये अभी तक तैयार हो रहा है, ठीक है ना, ये बदला लेने के तरीके हैं ये, साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। तो इस तरह से लोग अपनी इंपॉर्टेंस किस तरह से बता रहे हैं कि एग्रेशन के रूप में नहीं बता सकते, तो साइलेंट के रूप में आपको बता रहे हैं। तो हमको समझना है कि ये व्यक्ति इस तरह से हमारी एनर्जी चूस रहा है। तीसरा और तरीका बताया था मैं, आज मेरे दिमाग से निकल गया, मैं आपको बताऊंगा बातों बातों में। तो इस तरह से हमारे 4 तरीके से एनर्जी चूसते हैं। तो ठीक है, ऐसा चलता है, पर हमको हर किसी का सम्मान करना है, क्योंकि आज मैं इस यहाँ तक जहां तक भी पहुंचा हूं, तो पैदा होते से ही सीधे इस कुर्सी पे नहीं बैठ गया, इस स्थान पे नहीं पहुंच गया ना। हमने भी कुछ समय लिया है यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो जैसे हमने समय लिया, ऐसे दूसरे लोग भी अपना समय ले रहे हैं। आपने हमारी बहुत शांति तो बहुत आवश्यक है। बहुत आसान शब्दों में बहुत बड़ी बातें समझा दी आज आपने। तब वही वही वाकई में मतलब बहुत मिस कर रहे हैं, अब तो चलना था आपके साथ। और रिलेट भी कर पा रहे हैं। ये जो 4 चक्र बताए ना, ये डेली लाइफ में हम रिलेट कर पा रहे हैं, और ध्यानियों के लिए बहुत कठिन हो जाता है ये चक्रों से निकलना। हम्म, हम्म। अच्छा नहीं बन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आयुष जी, इतना भी अच्छा क्यों बनना है सर कि इग्नोर करते चलो, बस ठीक है, लेट गो लेट गो लेट गो। वंशिका जी एक चीज देखिए, आयुष जी के हर एपिसोड को अपन को रिकॉर्ड करके बार बार सुनने लायक एपिसोड है ये सारे। जी तो हर दिन कुछ नया सीखने को अपन को मिल रहा है इन एपिसोड में। क्यों ज्ञानेंद्र भैया? यस। सही बात है, नया और एक मतलब और क्या अद्भुत ज्ञान है। वो पिंजरे, अद्भुत। और वो जो पिंजरे का भी जो एग्जाम्पल दिया ना सर ने, कि हाँ अपन छोटे बंद दे जा पास, रहे हैं। बहुत पास दीवारें खुद करते जा रहे क्रिएट। तो अब वो जब ध्यान में आए ना, तो वो दीवार हमने खुद ऐसा फील किया आपकी उस बात से कि तोड़ते गए हैं हम। और जो आपने अब जो 4 चक्र बताए ना, ये भी फील हो रहा है कि चूस तो रहे हैं हमारी एनर्जी, इतना ध्यान कर रहे हैं, फिर साला चूस रहे हैं हमारी एनर्जी। ये भी है। तीसरा व्यक्ति, ये जो आपने बीमार वाला बोला ना, एक सर मिनट याद सर आ एक बात जरूर बोलूंगी, ये एक बहू होती है ना, वो सबसे ज्यादा प्रताड़ित सासू माँ से ही होती है। तो यहाँ पे मतलब मैं ये बोलूंगी कि वो एक जो फिगर आपने बोली ना कि मैं बीमार हूँ, मुझे पैम्पर करें सब, वो चीज मैं फेस कर रही हूँ बहुत ज्यादा। हाँ तो यस सर। तीसरा व्यक्ति जो होता है, मुझे याद आ गया, तीसरा व्यक्ति होता है प्रश्नवाचक व्यक्ति। हमेशा प्रश्न पूछता रहेगा, कोई भी काम होगा ना, ठीक है ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, सब सवाल पूछेगा। और फिर वो पॉइंट निकालेगा जहां पे आपने कोई बहुत अच्छा खाना बनाया, ठीक है ना, बहुत अच्छा खाना बनाया, 3 घंटे की मेहनत से खाना बनाया, ठीक है ना, सब कुछ अच्छा किया। वो बोलेगा ये सब्जी को कटोरी में नहीं, कटोरे में परोसना चाहिए था। समझ, तुमने सफेद कटोरी की जगह पीली कटोरी में तुमने हल्दी ज्यादा डाल दी, नमक ज्यादा डाल दिया, ठीक है ना। तो प्रश्नवाचक लोग कैसे होते हैं, ये एक आखिरी जो चौथी वैरायटी का व्यक्ति, वो ऐसे होते हैं कि हमेशा प्रश्न पूछते रहेंगे, जानकारी बहुत इंटरेस्ट लेते रहेंगे, और फिर कुछ निकालेंगे ऐसी कोई चीज जिसमें आपने कुछ गड़बड़ की है, और वो पूरी गड़बड़ी को ऐसे धमाके के साथ बताएंगे, ऐसा लगेगा कि केवल वो गड़बड़ी है पूरे खाने में, पूरे भोजन में केवल नमक ही है जो मात्र इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपके जीवन में ऐसे लोग हैं क्या सविता जी? आपके जीवन में आपने कहीं देखे हैं ऐसे लोग, प्रश्नवाचक लोग, जो प्रश्न पूछते रहेंगे और कहीं ना कहीं ये कमी निकाल देंगे, है ना? हाँ सर, बहुत लोग हैं। और स्कूल में टीचर हूँ तो आप सोच ही लीजिए, एक क्लास में 75 बच्चे।
फिर बाकी टीचर्स। पर हमें कभी-कभी लगता है कि प्रश्न पूछ के वो हमारा ज्ञान बढ़ाते भी हैं, हमें एक नई सोच की तरफ भेजते भी हैं। तो अगर पॉजिटिव ले इसको तो अच्छा ही अच्छा है। नहीं, लेकिन उनका प्रश्न देखिए, कई बच्चे हैं वो प्रश्न इसलिए नहीं पूछ रहे कि उनको, देखिए एक जिज्ञासु व्यक्ति स्टूडेंट है जो सही में कुछ जानने के लिए प्रश्न पूछ रहा है। दूसरा, क्यों प्रश्न पूछ रहा है? देख मैडम को फंसा के दिखाता हूँ, फंसाता हूँ, है ना? ऐसे बच्चे भी होते हैं, आपने देखा है कि, और ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिनका कोई उत्तर ही नहीं है ना? तो कहने का मतलब है हमारे जीवन में तो ये रक्त पिपासु इस तरह के लोग होते हैं जो इस तरह से हमारे ऊर्जा को चूसने की कोशिश करते हैं। तो तो इनका सॉल्यूशन तो यही है ना कि हम अपना ध्यान से एनर्जी बढ़ाते रहे। आप जब देखिए, आप एनर्जी देंगे ना तभी वो चूसेगा, ठीक है? हाँ, कोई भी व्यक्ति इन चारों में, हमको क्या करना है, हमको पता लग जाना चाहिए कि एनर्जी निकल रहा है, तो वहां पे हमको एक बैरियर बना देना चाहिए अपने आगे कि नहीं, मुझे एनर्जी देनी नहीं है इसको, है ना? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसका बच्चा, मेरा बहुत क्लोज रिलेटिव, जिसका बच्चा 6 साल का बच्चा, अब शॉपिंग मॉल में जब जाते हैं तो अब बच्चे को एक फुटबॉल चाहिए, अब 10 फुटबॉल घर में रखी है तो नहीं देंगे फुटबॉल, ठीक है, नहीं दिलाएंगे, तो बच्चा वहीं लेट जाता था मॉल में, आप समझ रहे, लेट के 6 साल का बच्चा, और नहीं फुटबॉल चाहिए। अब क्या होता था, मजबूरी में माता पिता फुटबॉल दिखाते थे क्योंकि इतना बड़ा सीन क्रिएट हो गया, भीड़ लग गई है। अब बच्चे को ये फॉर्मूला पता लग गया कि जब भी अपनी इच्छा पूरी नहीं होगी तो वहीं के वहीं सड़क पे लेट जाओ, ठीक है? अब माता पिता बड़े परेशान कि यार ये तो हद के बाहर निकल गई है, कहीं पर लेट जाता है, बेइज्जती हो जाती है, बच्चे को फॉर्मूला मिल गया। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है इसको लेटना है ना, फिर अगली बार मॉल में जब वो लेट गया ना, उन्होंने देखा ही नहीं और आगे बढ़ गए। अब बच्चे ने 5 मिनट देखा कि मेरे इस कर्तव्य का कुछ उपयोग तो हो ही नहीं रहा है ना? सविता जी ने कभी किया होगा इस तरह का कुछ ना कुछ कि ओवरलुक कर दो ऐसे लोगों को, ओवरलुक नहीं कर दो। सर, रियली ऐसा हुआ, हमारे ही पहचान के एक एक बात, थे तो मैंने उनको सजेशन दिए। मेरी बात तो ओके। हाँ, तो जब मैं आप सब लोग को एक मैसेज दे रहा हूँ जो मेरी समझ है उसके हिसाब से, कि जब हम ऐसे लोगों को जब रिस्पांस देना बंद कर देते हैं ना, तो उनकी जो भूख है जो आपसे पूरी हो रही थी, आपकी एनर्जी लेके उनकी भूख पूरी हो रही थी, वो आपसे पूरी नहीं होगी, तो वो आपको छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, और पता लग जाएगा यार वंशिका के सामने तो ये नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अपने को भाव नहीं देती है, ठीक है ना? तो आपकी एनर्जी जानी चली जाएगी, आप बच जाएंगे, उनका जो होना है वो उनके हाथ में, हर किसी का खुद का चुनाव है, आप बच जाएंगे, ये है जी। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि ऐसा ही एक था, मेरी फ्रेंड बहुत परेशान थी, तो ऐसा उनका बच्चा करता था, तो मैंने उसको बोला ठीक है अगली बार लेटे ना तो उसको थोड़ा सा खींच के साइड में कर देना। हाँ बेटा यहाँ ठीक है तुम लेटे रहो, मैं जा रही हूँ। तो सेफ जगह पे उसको खसका दो और तुम अपना काम करो। तो 2-3 बार उसने किया तो बच्चा सुधर गया। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ये है। तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ और किताब मैं सोचता हूँ, मेरे मन में चल रहा है कि अगली बार किसी और किताब का भी, इस किताब का मैं 1-2 बार कर चुका हूँ, अब एक आध कोई नई किताब लाएंगे। आप लोग भी कोई किताब होगी तो बताइएगा, उस किताब का हम लोग साथ में मिलके पढ़ेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर भी हम लोग कर सकते हैं कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर हम आपस में बांट लें और एक दूसरे के स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के साथ मिलके करें, तो सब लोग मिलके आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ। तो ये है मास्टर, या और कोई किसी तरह का कुछ हो तो जैसा होगा हम लोग साथ में मिलकर कर सकते हैं, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच, और कल मिलते हैं 9 बजे, है ना? इस कहानी में कल ये कहानी पूरी हो जाएगी, लेकिन एक इसमें सरप्राइज एंडिंग है जो हम परसों लेंगे, तो मेरे ख्याल में 2 दिन और बचे हैं हमारी इस कहानी के, कल और परसों, ठीक है मास्टर्स? कल फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच, और ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। वंशिका जी कल टाइम पे गुड नाइट। खाना जल्दी बना लेना। हाँ सर, कल मेरा पक्का नहीं है, मैं घर में ही रहूंगी, अगर मौका मिला कहीं अकेले का मैं ज्वाइन हो जाऊंगी, अदरवाइज
पॉसिबल नहीं होगा। देखते हैं कल की कल। सुनना तो चाहती हूँ पर हाँ, कल की कल देखेंगे। कल की कल देखते हैं। ओके, गुड नाइट। अच्छा।